हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन प्रेप। आज हम लोग बात करेंगे NISM एग्जाम सीरीज जो 5A है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में अक्सर आते हैं, फ्रिक्वेंटली आते हैं, तो उसको डिस्कस करेंगे और जानेंगे। जितने भी फाइनेंशियल टर्म हैं इससे एसोसिएटेड उसको डिस्कस भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है ये जो NISM सीरीज 5A का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप। इसका वेटेज जो है वो 8 मार्क्स का है, यानी कि 8 क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर इमरजेंसी फंड्स एंड इंश्योरेंस पॉलिसीज इंपॉर्टेंट इन फाइनेंशियल प्लानिंग। इमरजेंसी फंड एंड इंश्योरेंस पॉलिसीज, ये दो ऐसे चीज हैं वो इंपॉर्टेंट है जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, दे हेल्प cover unexpected financial need and risk. They provide the highest return on investment. They are essential for funding lifestyle expenses. They replace the need for investment in stock or real estate. सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि ये क्या बोल रहा है। इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस पॉलिसी फाइनेंशियल प्लानिंग में चाहिए होगा। इमरजेंसी फंड एंड फाइनेंशियल इंश्योरेंस पॉलिसी का मेन रोल ये होता है कि जब कभी कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जैसे कोई बीमारी या कोई एक्सीडेंट सामने आ जाता है तो आप फाइनेंशियली सेफ रहें। मान लीजिए कि अगर कोई घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या फिर आपको कोई इमरजेंसी फंड की ज़रूरत पड़ जाए, हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी, तो आपके पास जो सेविंग है आप क्या करेंगे, उसको तोड़ेंगे, तोड़ करके फिर आप इसको यूज़ करेंगे। तो ऐसे में आप ऐसे फंड को ज़रूर से रखें कि कभी भी एक जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में ये फंड की ज़रूरत पड़ेगी तो आप इससे यूज़ करेंगे, अपने सेविंग से जो आपने प्लानिंग की इन्वेस्टमेंट में उससे नहीं करेंगे। प्लस ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी है आपका, स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस, ये आप हमेशा रखें क्योंकि ये आपको कभी भी इम्पैक्ट दे सकती है आपके फाइनेंशियल गोल पे, फाइनेंशियल प्लानिंग पे। तो ये ज़रूरी होता है। तो इनका पर्पस हाई रिटर्न देना नहीं होता है, बल्कि इंश्योर करते हैं कि आप अपने फ्यूचर प्लानिंग को अफेक्ट किए बिना ऑल्सो ऐसे इमरजेंसी को हैंडल कर ले सके जो आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बना सके। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आप इस पर्टिकुलर दो चीज़ों को बिल्कुल अपने पास रखें और फाइनेंशियल प्लानिंग करें। तो आंसर इज दे हेल्प कवर अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल नीड एंड रिस्क। यस, दे प्रोवाइड द हाईएस्ट रिटर्न। नहीं, इस पर्पज से तो होता ही नहीं है। दे आर एसेंशियल फॉर फंडिंग लाइफ स्टाइल। जी नहीं, क्योंकि इमरजेंसी फंड लाइफ स्टाइल से रिलेटेड नहीं है। दे रिप्लेस द नीड फॉर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक और रियल एस्टेट। नहीं, तो हमारा आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंसर इज 1। नेक्स्ट है why it is important to assign timelines and estimate funding requirement for each financial goal. To facilitate the immediate purchase of assets, to ensure legal compliance in financial reporting, to prioritize investment in high risk option for quicker gain, to enable precise budgeting and investment planning for goal achievement. Why it is important to assign timeline? Trigger word is timeline and estimate funding requirement. This one for each financial goal. फाइनेंशियल प्लानिंग में टाइमलाइन और फंडिंग रिक्वायरमेंट असाइन करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये आपको एक स्पेसिफिक गोल को टाइम बाउंड तरीके से अचीव करने में हेल्प करते हैं। मान लीजिए कि अगर आप अपने बच्चे के लिए हायर एजुकेशन के लिए 10 साल के बाद 20 लाख रुपया आपको चाहिए होगा, तो अब आपको ये पता है कि आप कितने साल में, अगले साल या हर एक साल और या हर एक महीने में कितने पैसे आपको सेव करने हैं। तो ये फाइनेंशियल गोल टाइम लाइन आपने डिसाइड कर लिया कि आपने 10 साल में, 10 ईयर्स में आपको डाउन द लाइन 20 लाख चाहिए होगी। तो आप अपने
इनकम के हिसाब से, अपने सेविंग के हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि पर ईयर आप कितना इस पे सेव करेंगे, ताकि मुझे ये 20 लाख चाहिए होगा 10 साल में। इस अप्रोच से आप अपने इन्वेस्टमेंट को उसी हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में फंड का शॉर्टेज नहीं हो। ऐसे ही रिटायरमेंट के लिए भी करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे तो आपने एजुकेशन के लिए बोला, लेकिन रिटायरमेंट के लिए भी एक क्लियर टाइमलाइन और अमाउंट डिसाइड करके आप अपने प्लान को स्ट्रक्चर और इफेक्टिव बना सकते हैं। ये आपको अपने फाइनेंशियल गोल को कॉन्फिडेंटली अचीव करने में मदद करते हैं। तो इसलिए टाइमलाइंस एंड फंडिंग रिक्वायरमेंट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस लिए? टू फैसिलिटेट द इमीडिएट परचेज ऑफ एसेट्स, नहीं टू इंश्योर लीगल कंप्लायंस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नहीं लीगल कंप्लायंस से रिलेटेड नहीं है इसमें, क्योंकि टाइमलाइन उससे रिलेटेड नहीं है। टू प्रियोरिटाइज इन्वेस्टमेंट इन हाई रिस्क ऑप्शन, नहीं टू इनेबल प्रिसाइज बजटिंग, यहाँ पे हम लोग बजटिंग करते हैं एक तरह का कि 10 साल के बाद 20 लाख चाहिए, एंड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग फॉर गोल अचीवमेंट, और प्लान करते हैं कि ठीक है, मान लेते दो अलग अलग गोल चल रहा है। एक है कि एजुकेशन, एक एजुकेशन है जो आप 10 इयर्स डाउन द लाइन आप सोच रहे हैं 20 लाख चाहिए होगा, और एक है रिटायरमेंट, जो आपको लगता है कि मैं 12 इयर्स के बाद रिटायर हो जाऊंगा तो मुझे कितना चाहिए होगा। तो ये फंड जो है आप अलग अलग गोल बनाएंगे, ये अलग गोल रहेगा, ये अलग गोल रहेगा। इस हिसाब से पर ईयर या पर मंथ आप कितना सेव कर रहे हैं ये डिसाइड करेगा। इसको ही हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल गोल प्लानिंग। क्लियर? तो डी इज द करेक्ट आंसर। Question: according to Covey principle, why it is crucial to plan for important but not so urgent financial goal before they become urgent? कोवे साहब, एक स्टीफन कोवे हम लोग बोलते हैं उनको, उन्होंने एक बुक लिखी थी द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। याद रखिएगा, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उन्होंने एक टाइम मैनेजमेंट की बुक लिखी थी, जिन्हें उन्होंने एक क्वाड्रल बनाया था इस तरह से, और इसमें इन्होंने लिखा था इंपॉर्टेंट और नॉट इंपॉर्टेंट। इसमें इन्होंने दिया था अर्जेंट, नॉट अर्जेंट और नॉट सो अर्जेंट, ये इन्होंने दिया था। ये जो काम है इंपॉर्टेंट, ये वाला टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहता है जब आप सारे काम को छोड़ करके सिर्फ इसी पे फोकस करते हैं कि इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। जैसे मान लेते हैं कि कोई इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट और अर्जेंट है, ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे काम होगी। या आप कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भी आप इसको करेंगे। कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट तो हैं बट अर्जेंट नहीं है, ये काम मान लेते हैं कि इंपॉर्टेंट तो हैं बट अर्जेंट नहीं है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन अर्जेंट है। जैसे आपको मान लेते हैं कि शादी में जाना है, यार अर्जेंट है, जाना है, बॉस बुलाया है, जाना है, ठीक है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है। तो कोवे साहब के प्रिंसिपल को अगर हम लोग फाइनेंशियल टर्म में देखें तो ये वाले पार्ट को, जो नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत क्रूशियल है, ये बहुत क्रूशियल है। यही इन्होंने कहा इसमें कि ये जो पार्ट है, अगर आप इस पे फोकस नहीं करेंगे तो ये काम इधर आ जाएगा। अब एक दिन में आपको 4 से ज़्यादा काम आ जाए इंपॉर्टेंट और अर्जेंट, तब आपके लिए मुश्किल हो जाएगा ये टाइम मैनेजमेंट वगैरह।
लेकिन अगर फाइनेंशियल टर्म में अगर इसको हम लोग देखें, सपोज कीजिए कि ये बंदा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बट नॉट अर्जेंट, हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस अच्छा आज ले लेंगे, कल ले लेंगे, ऐसा करके हम लोग कुछ प्लानिंग करते हैं। इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है कि चलो आज ले लेते हैं। अगर आप इसको इग्नोर करते हैं और अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई आपकी, तो आप क्या करेंगे, आप ये चीजें अर्जेंट में आ जाएगी। अब ये अर्जेंट में आ गया इसमें, तो सपोज कीजिए कि आपके पास कुछ ऐसे मेडिकल इमरजेंसी आ गए जिसमें ह्यूज पैसा आपको लगेगा। लाइक आपके पास पहले से एसेट्स है, रियल एसेट्स है, प्रॉपर्टी है, कुछ ज़मीन है, कुछ घर है, कुछ शॉप है, आपको उसको बेचना पड़ेगा, मेडिकल इमरजेंसी है। और अगर आपने ये प्लानिंग कर रखी है कि हेल्थ इंश्योरेंस है, तो आपके इस वाले पार्ट पे जो आपके एसेट्स हैं, फाइनेंशियल एसेट्स हैं, रियल एसेट्स हैं, और जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए सोचा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसीलिए इन्होंने कोवी साहब ने कहा है क्या कि अकॉर्डिंग टू कोवे प्रिंसिपल व्हाई इट इज क्रूशियल टू प्लान फॉर इंपॉर्टेंट बट नॉट सो अर्जेंट फाइनेंशियल गोल बिफोर दे बिकम अर्जेंट। तो it ensures all investment yield high return immediately. It prevents important tasks from becoming emergency that disrupt financial stability. तो आप ये देख लीजिए, ये तो नहीं आंसर है। It prevents important tasks from becoming emergency that disrupt financial ability. तो आंसर इज बी। बाकी देख लेते हैं इसको भी। It allows for investing exclusively in short term financial product, नहीं। It simplifies tax calculation and reduce liabilities, नहीं। तो B is the correct answer। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट क्रिटिकल इन फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर गोल लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग में इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट बहुत जरूरी होता है। का मतलब ये होता है कि आप अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को बढ़ते हुए कॉस्ट के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। जैसे एजुकेशन या हेल्थ केयर के खर्चे मान लेते हैं, अगर आप इन्फ्लेशन को ध्यान में नहीं रखते हैं तो जो पैसा आप सेव कर रहे हैं वो फ्यूचर में इन खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं होगा। इससे आपके इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल गोल अचीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है। सपोज कीजिए कि आपने ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग आप एजुकेशन के लिए और हेल्थ केयर के लिए, तो आप अगर इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास अभी हेल्थ इंश्योरेंस जो कवरेज है वो आपने 1 लाख का लिया है, 1 लाख का लिया है। अब ये जो 1 लाख का लिया है, इसमें एक चीज, क्या 1 लाख अगर आपको 5 साल के बाद अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो 1 लाख सफिशियंट होगा? नहीं। या फिर आपने 3 लाख का लिया है और आपने ये सोचा है कि 3 लाख में मेरा सब चीज कवर हो जाएगा। अब अगर ऐसी बीमारी जिसका खर्च ज़्यादा होता है, एक्सीडेंशियल, अगर ऐसा कुछ हो जाता है जिसका खर्च ज़्यादा है और आपने कवरेज ले रखा है 3 साल, चलिए आप तो बेफिक्र है, 3 साल के बाद आपका ये जो 3 लाख है, इसकी डिमांड अभी तो पूरी हो जा रही है 3 लाख में, 3 साल के बाद होगी? नहीं होगी। तो आपको ये सोच करके कि अगर 3-4 साल से मेरा 3 लाख का ही कवरेज है, तो जो बीमारी का इलाज करने का कॉस्ट एक पहले 3 लाख था, 3 साल के बाद वही 5 लाख का होगा। तो इन्फ्लेशन क्या है कि, और एजुकेशन, अभी अगर मान लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज को अचीव करने में, सपोज कीजिए कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या और भी बहुत तरह के एग्जाम्स होते हैं और उसके प्रिपरेशन होते हैं, उसके खर्चे अभी जितने हैं वो 3 साल के बाद, 4 साल के बाद ज्यादा होगा। तब ऐसे में आपको क्या करना होगा? इन्फ्लेशन ज्यादा क्यों होता है, इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट। ये अगर मान लेते हैं कि 8% इन्फ्लेशन है हर साल, इस साल, अगले साल फिर से होगा, अगले साल फिर से होगा ये इन्फ्लेशन। तो जब आप इस इन्फ्लेशन को देखेंगे 1 + R/100 होता है ये, तो आप 1.1 + 8% टू दी पावर 3, इस हिसाब से अगर आप जब जोड़ेंगे इसको,
तो जितना भी अमाउंट है उतने उससे ज़्यादा आपको अमाउंट चाहिए, इससे डिवाइड कीजिए, इसका वैल्यू इतना आएगा। मतलब आपने इतना आपने किया है, अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए 8% इससे, जितना वैल्यू आएगा यही अमाउंट आपके 3 साल के बाद इतना बचेगा, इसका फ्यूचर वैल्यू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एडजस्टमेंट इन्फ्लेशन का कैसे करते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। इट इंश्योर द प्लान सेविंग कीप पेस विद द राइजिंग कॉस्ट ऑफ दीज गोल्स। ठीक है। इट अलाउज फॉर रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ मनी सेव फॉर फ्यूचर गोल। नहीं, इट अलाउज फॉर रिडक्शन ये तो नहीं है। देन इट गारंटीज फिक्स्ड रिटर्न ऑन ऑल इन्वेस्टमेंट। नहीं। इट सिंप्लीफाइज द इन्वेस्टमेंट सिलेक्शन प्रोसेस बाय एलिमिनेटिंग रिस्की ऑप्शन। नहीं। देन इट इंश्योर द प्लान सेविंग, जो आपका प्लान सेविंग कीप पेस विद द राइजिंग कॉस्ट। दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाउ शुड फाइनेंशियल गोल बी क्लासिफाइड टू इफेक्टिवली plan for their achievement? How should financial goal be classified to effectively plan for their achievement? देखो, जब भी कभी कोई प्लान करते हैं ना अचीवमेंट के लिए, खास करके फाइनेंशियल गोल, उसको हम लोग बोलते हैं 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला हो गया एक टाइमलाइन, दूसरा इंपॉर्टेंट, और तीसरा पोटेंशियल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को हम लोग, ये 3 चीज को हम लोग 1 2 3 फाइनेंशियल गोल बनाने के लिए हम लोग रखते हैं। अब ये टाइमलाइन क्या है, ये डिसाइड करेंगे कि कब आपको फंड चाहिए। जैसे रिटायरमेंट के लिए 20 साल के बाद पैसा चाहिए, या बच्चे के एजुकेशन के लिए 10 साल के बाद चाहिए, ये डिसाइड करता है गोल बनाने से पहले। तो टाइमलाइन को तो हम लोग बिल्कुल सोचेंगे फाइनेंशियल गोल बनाने से पहले। दूसरा इंपॉर्टेंट, ये क्या है, हर गोल का एक इंपॉर्टेंस समझे। जैसे बच्चे की पढ़ाई या घर लेना कितना जरूरी है, ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि ये डिसाइड करने की जो जिस गोल पे, किस गोल पे ज़्यादा फोकस करना आपके लिए, पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है उसकी, या आपके रिटायरमेंट बेनिफिट ज़्यादा ज़रूरी है, आपको घर लेना, किस पे कितना इंपॉर्टेंस आपको देना है, ये आपको डिसाइड करना है। देन अकॉर्डिंगली आप पैसा उस हिसाब से सेव करते हैं। नेक्स्ट अप, पोटेंशियल इन्फ्लेशन ये क्यों इफेक्टिव है और क्यों सोचना चाहिए फाइनेंशियल गोल बनाने से पहले। फ्यूचर में कॉस्ट कैसे बढ़ सकती है, जो अभी मैंने आपको बताया कि क्यों फ्यूचर में कॉस्ट बढ़ सकते हैं, ये तो पता ही है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही। जैसे आज की फीस और मेडिकल एक्सपेंसेस कल काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आप ये फैक्टर कंसीडर नहीं करते हैं तो पैसा आप सेव जो कर रहे हैं वो फ्यूचर में नाकाफ़ी होगा। ये तीनों फैक्टर आपको रियलिस्टिक प्लानिंग करने में हेल्प करते हैं, ताकि आप ये जो आप फाइनेंशियल गोल बना तो रियलिस्टिक प्लानिंग बनाने में ये हेल्प करते हैं, ताकि आप अपने गोल को सही प्रायोरिटी दे करके इन्फ्लेशन के इफेक्ट को हैंडल कर सकें। इस स्ट्रक्चर अप्रोच से आप अपने फाइनेंशियल गोल को टाइमली और इफेक्टिवली अचीव कर पाएंगे। तो अभी क्या है, ऑप्शन देखते हैं। सोनली बेस्ड ऑन द करंट कॉस्ट ऑफ अचीविंग दीज गोल्स, सोनली बेस्ड ऑन करंट कॉस्ट, नहीं। अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली, नहीं। बाय फोकसिंग ऑन द गोल विद द मोस्ट सोशल प्रेस्टीज, नहीं। बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ टाइमलाइन, इंपॉर्टेंस एंड पोटेंशियल इन्फ्लेशन। डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। फाइन। Why is knowing the time horizon important for investment decision? हर फाइनेंशियल गोल का टाइम होराइजन जानना जरूरी है, क्योंकि यह आपको सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं कि अगर आप
को पैसे 5 साल बाद चाहिए तो बैलेंस्ड या डेट फंड में बेस्ट होते हैं, ये आपको डिसाइड करना है। लेकिन अगर आपको 20 साल के बाद रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए तो इक्विटी एक अच्छा, इक्विटी या फिर स्टॉक एक अच्छा ऑप्शन है डेट फंड के अगर कंपेयर करें तो। टाइम होराइजन के हिसाब से इन्वेस्ट करने से आप रिस्क मैनेज करते हैं और अपने गोल को टाइमली अचीव करने के जो चांसेस है उसको बढ़ा देते हैं। तो देखते हैं, इट डिटेक्ट्स द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ईच इन्वेस्टमेंट, नहीं। इट हेल्प्स इन सेलेक्टिंग द राइट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दैट मैचेस द गोल टाइमलाइन। गुड। इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर रिस्क मैनेजमेंट इन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, नहीं, सिर्फ ये तो नहीं करता है कि रिस्क मैनेजमेंट एलिमिनेट नहीं करता, बल्कि इट हेल्प्स इन सेलेक्टिंग राइट इन्वेस्टमेंट। कौन सा लेना, हमको डेट फंड में जाना है, कितने टाइम के लिए है, तो कौन सा शॉर्ट टर्म के लिए लेना है, तो सेफ लेकर के चलेंगे, सेफ्टी लेकर के चलेंगे कि वहाँ मेरा रिस्क कम हो, थोड़ा रिटर्न भी कम हो लेकिन रिस्क भी कम हो। तो हम लोग ये वाले ऑप्शन को तो करेंगे ही नहीं। इट गारंटी सक्सेस इन अचीविंग ऑन ऑल फाइनेंशियल गोल विदाउट एनी प्लानिंग। गारंटी कुछ नहीं होता है भाई, गारंटी कोई नहीं देता है। शेयर मार्केट में रिस्क तो थोड़ा बहुत रहता ही है हर जगह, तो गारंटी कुछ भी नहीं होता है। तो हमारा आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अप, व्हाई इज सेविंग कंसीडर्ड प्रीरिक्विजिट टू इन्वेस्ट? Why is saving is considered a prerequisite to investing? बिना सेविंग के आप इन्वेस्ट कैसे करेंगे? आप क्या अभी इनकम 10,000 है मान लेते हैं और आपके एक्सपेंसेस भी 10,000 है, आपके एक्सपेंसेस भी 10,000 है, तो आपके पास बचा कितना? 0। जब ये सेविंग्स ही नहीं है आपके पास तो आप इन्वेस्ट कैसे करेंगे? इन्वेस्ट तो नहीं करेंगे। हाँ, अगर इसमें से या तो ये बढ़ जाए, ये अप हो जाए, या फिर आप इसको ये कीजिए। खर्च बहुत कम आप नहीं कर सकते अपने लाइफ में, एक एडजस्टमेंट है, लेकिन फिर भी आपको बचाना है। हाँ, आपकी अगर इनकम का स्रोत बढ़ जाता है, इनकम बढ़ जाता है, तब हो सकता है कि सपोज कीजिए इसको आपने 12,000 कर लिया इनकम, खर्च को बढ़ने मत दीजिए, तो यहां से आप क्या करते हैं, सेविंग आपका 2,000 हो गया। अब ये पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सेविंग का मतलब है कि अपनी आज की इनकम के हिसाब से फ्यूचर के लिए साइड में रखना। ये स्टेप जरूरी है ताकि आपके पास पैसा जो आप बाद में इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। चाहे आप प्रॉफिट कमाना चाहें या अपने फाइनेंशियल गोल सिक्योर करना चाहें, पहले सेविंग करना जरूरी है। ये इन्वेस्टिंग का फर्स्ट स्टेप है और बिना सेविंग के इन्वेस्टिंग पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसलिए सेविंग को हमेशा प्रायोरिटी देनी चाहिए क्योंकि ये आपके इन्वेस्टमेंट की एक तरह की फाउंडेशन है। तो आंसर देखते हैं, सेविंग एलिमिनेट्स द नीड टू इन्वेस्ट फॉर फ्यूचर फाइनेंशियल गोल। सेविंग एलिमिनेट्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जरूरत नहीं है, उसको खत्म कर देना। तो सेविंग एलिमिनेट्स द नीड टू इन्वेस्ट, जी नहीं, ये खत्म नहीं करता है। सेविंग होगा तो भी तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ये ऑप्शन गलत है। इन्वेस्टिंग कैन ओनली अकर आफ्टर अचीविंग मैक्सिमम रिटर्न फ्रॉम सेविंग। इन्वेस्टिंग कैन ओनली अकर आफ्टर अचीविंग मैक्सिमम रिटर्न फ्रॉम सेविंग। ऐसा होता है क्या कि उसमें मैक्सिमम रिटर्न मिल जाए सेविंग में, उसके बाद हम लोग इन्वेस्ट करें, तो ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है। सेविंग इट्स द प्रोसेस ऑफ अकोमुलेटिंग, ये अकोमुलेटिंग मनी, मतलब आप थोड़ा थोड़ा करके जमा कर रहे हैं, which then can be invested। द करेक्ट आंसर, इन्वेस्टिंग इज लेस इंपॉर्टेंट देन सेविंग इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। नहीं, फाइनेंशियल प्लानिंग में ये रोल बहुत है, ये तब आता है जब आपके पास ये होता है सेविंग्स। क्लियर है? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अप, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्राइमरी ट्रेड ऑफ इन द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। ट्रेड ऑफ, यहां एक वर्ड है, प्राइमरी ट्रेड ऑफ क्या होता है? इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में सबसे बड़ा ट्रेड ऑफ रिस्क और रिटर्न के बीच में होता है। आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं और आपको कितना रिटर्न चाहिए।
तो आप जितना रिटर्न डिजायर करते हैं उतना ज्यादा आपको रिस्क लेना पड़ेगा। जितना कम आपको रिटर्न चाहिए उतना कम रिस्क है। आप अपने पैसे को अभी अगर मान लेते हैं कि आपके पास 1 लाख रुपीज़ है, आपने कहा कि कोई मुझे रिस्क नहीं लेना भाई, मुझे थोड़े से रिटर्न से मैं खुश हूँ, आपने सेविंग बैंक में डाल दिया। लेकिन अगर आपका ये जो पैसा है, आपने बोला कि थोड़ा सा और हल्का सा मान लेते हैं कि बॉन्ड में ले लेते हैं, बॉन्ड भी आपका रिस्क फ्री है, तो चलिए 5% मिल गया आपको, क्योंकि उसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट करके दिया जाता है। लेकिन आपने जो डिसाइड किया कि नहीं, मैं ये पैसा एक काम करता हूँ, कुछ ऐसे जगह पे लगाता हूँ, स्टार्टअप में लगा देता हूँ या फिर मैं इक्विटी वाले में लगा देता हूँ, वहाँ रिटर्न तो आपको ज़्यादा मिल जाएगा लेकिन रिस्क ज़्यादा रहता है। तो मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में सबसे बड़े जो ट्रेड ऑफ रिस्क और रिटर्न के बीच का होता है। मतलब जितना ज़्यादा रिटर्न आप एक्सपेक्ट करते हैं उतनी ही ज़्यादा आपको रिस्क उठाने पड़ते हैं। ये इन्वेस्टिंग का बेसिक प्रिंसिपल है। इन्वेस्टर के लिए इस ट्रेड ऑफ को समझना बेहद ज़रूरी होता है, ताकि वो ये डिसाइड कर सके कि आपने पैसा कहाँ इन्वेस्ट करने हैं और प्रॉफिट कमाने के इच्छा और लॉसेस टॉलरेंस करने की कैपेसिटी को बैलेंस कर सके कि हाँ, मुझे कितना पैसा कमाना है, ये जो अंडर का डिज़ायर है, और अगर लॉस होता है तो हम कितना टॉलरेंस कर सकते हैं लॉसेस की कैपेसिटी को। तो ये बैलेंस करता है ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ का मतलब समझ में आ गया? तो बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, बिटवीन सेफ्टी एंड कन्वीनियंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, नहीं रिस्क एंड रिटर्न। मैंने आपको जैसा बताया, करेक्ट आंसर बिटवीन सेफ्टी एंड कन्वीनियंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट, नहीं। देन बिटवीन लिक्विडिटी एंड टिकट साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट, नहीं। बिटवीन टैक्सेबिलिटी ऑफ अर्निंग एंड टैक्स रिडक्शन, नहीं। is the correct answer. Next, what are the 3 most important factor to consider when evaluating an investment? ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बताने हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कंसीडर करना है जब हम लोग इवैल्यूएट करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले कितना इवैल्यूएट किन चीज़ों का ख्याल रखें। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंसीडर व्हेन इवैल्यूएटिंग एन इन्वेस्टमेंट। ऑप्शंस है कन्वीनियंस, टिकट साइज एंड टैक्सेबिलिटी ऑफ अर्निंग, सेफ्टी, लिक्विडिटी, रिटर्न, टैक्स डिडक्शन, सेफ्टी एंड कन्वीनियंस, रिटर्न, टैक्स डिडक्शन एंड टिकट साइज। जब आप किसी इन्वेस्टमेंट को इवैल्यूएट करते हैं तो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर आप कंसीडर करते हैं। फर्स्ट, सेफ्टी, देन लिक्विडिटी, एंड देन रिटर्न। सेफ्टी, इन्वेस्टमेंट में कितना रिस्क है और आपका पैसा कितना सिक्योर है, ये तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचना होगा कि भाई मैं कहाँ कर रहा हूँ, सिक्योर है कि नहीं, ये पहली चीज़ें होती। तो जब कभी भी इवैल्यूएट करते तो सेफ्टी को फोकस करते हैं, मीन्स सेफ्टी को। देन लिक्विडिटी, कितनी आसानी से आप अपने इन्वेस्टमेंट को बिना नुकसान के कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम लोग लिक्विडिटी कहते हैं। लिक्विडिटी वर्ड जब भी आएगा तो आप इसको कैश ही समझे कि कैश में कितनी जल्दी इसको बदल सकते हैं, लिक्विडिटी उसका मतलब होता है। देन रिटर्न, कि प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट या यील्ड आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये तीनों चीज को आप कंसीडर करते हैं, तब आप इवैल्यूएट करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये फैक्टर आपको डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कि इन्वेस्टमेंट आपकी रिस्क टॉलरेंस, फाइनेंशियल गोल और फंड की जरूरत के हिसाब से सही है कि नहीं है। देन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाई इज लिक्विडिटी कंसीडर एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन? अभी आ गया लिक्विडिटी, मैंने कहा था आपको कि जब कभी कि कितने जल्दी उसको कैश में आप कन्वर्ट कर दे उसको बोलते हैं consider an important factor in investment decision. Options are because it determines the maximum investment required, because it influences the taxability of earning, because it reflects the convenience and ease of investment, because it indicates how quickly and easily an investment can be converted to cash.
देखो, लिक्विडिटी के बारे में हम लोग समझ गए हैं। लिक्विडिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर इसलिए होता है क्योंकि ये बताता है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को कितनी जल्दी कैश में बदल सकते हैं बिना ज़्यादा नुकसान के। एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपने एक एफडी लिया, एफडी में इन्वेस्ट कर लिया, तो आपको कैश में कन्वर्ट करना थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि आप बैंक में ब्रांच में जाएंगे, वहाँ आप रिक्वेस्ट देंगे। हो सकता है विड्रॉल करने के लिए आपके पास जितनी भी उसमें इनकम आएगी उस पर पेनल्टी लगेगी, और ये जो पेनल्टी लगती है तो वो आपके रिटर्न को कम कर सकती है। लेकिन अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो आप अपने जल्दी से कैश में बदल सकते हैं, इसलिए कि म्यूचुअल फंड की लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। तो हाँ, अगर अगर आपके फंड की वैल्यू जो नैव वैल्यू वो कम है तो आप उस वक्त नहीं निकालेंगे, रिस्क तो है क्योंकि रिटर्न ज़्यादा है। आप ये सोच रहे हैं एफडी में आपको थोड़े से 5 से 10% के बीच में आपको रिटर्न मिलता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में ज़्यादा मिलता है। तो एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको म्यूचुअल फंड ज़्यादा ही आपको रिटर्न दे कर जाएगा। तो वहाँ पे कन्वर्जन, वहाँ पे लिक्विडेट करने में आपको म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो बिकॉज इट डिटरमाइंस द मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, नहीं, लिक्विडिटी वो डिसाइड नहीं करता है। लिक्विडिटी बताता है कि आप कितनी जल्दी उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट, बिकॉज इट इन्फ्लुएंसेस द टैक्सेबिलिटी ऑफ द अर्निंग, नहीं, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द कन्वीनियंस एंड ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट, नहीं, because it indicates how quickly and easily an investment can be converted to cash. So D is the correct answer. Next up, what effect does a tax deduction on investment typically have? What effect does a tax deduction on an investment typically have? चलिए, ऑप्शन है रिड्यूस द कैपिटल गेन ऑन द इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बाय रिड्यूसिंग द नेट अमाउंट इन्वेस्टमेंट, डिक्रीज द लिक्विडिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट। बताइए आंसर क्या होगा। देखिए, अगर किसी इन्वेस्टमेंट पर टैक्स डिडक्शन अवेलेबल है तो ये आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इफेक्टिवली बना देगा। ठीक है, तो अगर आपका मान लेते हैं कि आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया और आप उस पर आपको 20,000 का टैक्स डिडक्शन मिल जाता है। आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया और आपको उस पर 20,000 का टैक्स रिबेट मिल जाता है, टैक्स रिबेट मिल जाता है। अब आपके जो नेट इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 80,000 है। क्या है? 80,000 है। मतलब अब जो रिटर्न कैलकुलेशन होगा वो आप 1 लाख पे नहीं करेंगे, आप 80,000 पे करेंगे। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट के साथ लॉक इन पीरियड भी होते हैं। जब आप टैक्स वाले बेनिफिट में 5 ईयर्स या 3 ईयर्स का लॉकिंग पीरियड होता है, जैसे ELSS एक ऑप्शन है जिसमें आप कुछ टाइम के पास पैसा नहीं निकाल सकते, लॉक इन पीरियड होता है। यहाँ लिक्विडिटी और टैक्स बेनिफिट के बीच के ट्रेड ऑफ होता है। मतलब आप इतने जल्दी लिक्विडेट नहीं, जब टैक्स डिडक्शन होगा, टैक्स बेनिफिट मिलेगा आपको, वहाँ लॉकिंग पीरियड आपको मिलेगा, चाहे वो FD हो या फिर म्यूचुअल फंड हो। आपको 3 ईयर्स 5 ईयर्स आपको लॉक इन पीरियड आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ऑप्शन रिड्यूस द कैपिटल गेन ऑन इन्वेस्टमेंट, नहीं, ये इंक्रीज एक तरह से कर देता है, गलत। इंक्रीज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बाय रिड्यूसिंग द नेट अमाउंट, जैसा आपको मैंने बताया कि ये इंक्रीज कर द, अब जितना प्रॉफिट होता है इस पे, तो इस पे ही कैलकुलेट करेंगे हम लोग। डिक्रीज द लिक्विडिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट, नहीं। इंक्रीज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, नहीं। सो B is the correct answer. Next up, why is purchasing real estate for self occupation not considered an investment? यहां पे एक वर्ड आया सेल्फ ऑक्यूपेशन, मतलब आप खुद के यूज के लिए आप कर रहे हैं इसको। तो why is purchasing real estate for self occupation not considered an investment? जो आप अपने लिए यूज करते हैं घर, वो इन्वेस्टमेंट कंसीडर नहीं करते हैं। क्यों? जब आप अपने रहने के लिए एक रियल एस्टेट खरीदते हैं, मान लेते हैं, तो टेक्निकली उससे इन्वेस्टमेंट नहीं मानते हैं। मान लीजिए कि आपने एक घर खरीदा अपने फैमिली के साथ रहने के लिए। अगर आप फ्यूचर में इस प्रॉपर्टी को बेचने का सोचते हैं तो आपको दूसरा घर लेना पड़ेगा, जो आपके लाइफ स्टाइल पर भी असर डाल सकता है कि भाई दूसरा घर लिए, बहुत इन पैसा लग गया है। क्योंकि आप ये घर पैसा कमाने के लिए नहीं लिए थे। ये जो घर आपने लिया अपने रहने के लिए, वो पैसा कमाने के लिए तो लिया नहीं, आपने अपने खुद के रहने के लिए लिया।
तो अपनी ज़रूरत के लिए, तो इसलिए इस तरह के परचेज को हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कहते हैं। तो बिकॉज इट डज नॉट गारंटी करंट इनकम, नहीं, इट इन्वॉल्व्स हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट, नहीं, सेलिंग द प्रॉपर्टी मे नेगेटिवली इम्पैक्ट वंस लाइफ स्टाइल बिकॉज इट इज एन इलिक्विडेट एसेट्स, नहीं। तो सी इज द करेक्ट आंसर कि जब कभी भी वाइज परचेजिंग रियल एस्टेट फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन, not considered an investment. Next up, what is considered the most important factor impacting the performance of investment in real estate? सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है रियल एस्टेट में? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है? लोकेशन, द डिविजिबिलिटी ऑफ द एसेट्स, देन द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, देन द एबिलिटी टू जनरेट रेंटल इनकम। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते वक्त लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। एग्जाम्पल समझिए कि अगर आपने एक प्रॉपर्टी सिटी के प्राइम एरिया में खरीदा है तो उसकी वैल्यू फास्ट ग्रो करेगी। अगर आपको अच्छा रेंटल इनकम मिल सकता है उससे, अगर आपने सिटी के कोई प्राइम लोकेशन में लिया है। लेकिन अगर आप वही प्रॉपर्टी किसी दूसरे लोकेशन पे जहां पे डेवलपमेंट स्लो है तो उसकी डिमांड कम होगी और आपको उतना रिटर्न नहीं मिलेगा। इसलिए प्रॉपर्टी की डिमांड, प्राइस ग्रोथ और फ्यूचर रिटर्न लार्जली डिपेंड करता है लोकेशन पे। तो अगर आपका लोकेशन बहुत प्राइम लोकेशन में है तो वहाँ रिटर्न और उसकी डिमांड बढ़ेगी। इसलिए लोकेशन को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है इसमें परफॉर्मेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट में। आप इसको प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस जितना आप करेंगे उतना फ़ायदा है। 2, 4, 5 क्वेश्चन और लें। आपको प्रैक्टिस के लिए आप माई ऑनलाइन प्रेप के वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे NISM के सारे क्वेश्चंस हैं इस तरह से रिलेटेड है, उसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्स का लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी ये कोर्स ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा कि ये कैसा लगा, और कोई टॉपिक आपको जानना है इसमें तो ज़रूर से कमेंट करना कि किस तरह के आपको और वीडियो या फिर कोई कॉन्सेप्ट है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उस तरह की वीडियो हम लोग बनाएंगे।